डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये एक सपना था जो करोड़ों देशवासियों ने देखा। एक सपना सक्षम, आत्मनिर्भर और ताकतवर भारत का। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मदीहा खान। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ, जर्नलिस्ट और ऑथर भी, और बहुत ही आदर और सम्मान से मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। दिस इज प्रसार भारती रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, Playbox TV presents the future of digital India. Can we please have a huge round of applause? तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे पहले गेस्ट ऑफ ऑनर, जिनके साथ हम ये डायलॉग की शुरुआत करेंगे। श्री संजय कुमार सर, he is the chairman and managing director of RailTel Corporation of India Limited. I would also like to now introduce our guest of honor, Shri Gaurav Dwivedi sir. He is the Chief Executive Officer of Prasar Bharati. And moderating this dialogue, we have the young and dynamic Shri Amir Mulani, the founder and CEO of Playbox TV. Please welcome him with a huge round of applause. With that, I request our moderator and our guest of honor sirs to please join us on stage. First of all, thank you so much, all of you guys. Please round of applause for the dignitaries who have, on Monday morning, they have got this time for us on Monday afternoon, and they are here with us. And today, I thank you, sir, for taking out time for us and for this movement which we are trying to say on the digital India. Today, the whole agenda of talking, having a candid conversation about what, as an industry leaders, we are doing, what the world should do, or what India is doing. So, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, and I want to give them a huge round of applause once again before we start the session. I start my conversation with Sanjay sir. Sanjay sir, my first question to you is that, first of all, I congratulate you for the Navratna status of RailTel. So, sir, how do you feel that after having this Navratna status of RailTel empower the organization to accelerate its growth and contribution to digital India, sir? So, thank you, Amir. Thank you, Dwivedi Saab, for giving this opportunity. In fact, हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड और डिजिटल इनेबलर होने की. सो रेलटेल की जो नवरत्ना की जर्नी है, सर्टेनली पिछले जो करीब 24 सालों में हमने जो एक तो इस अंतराल में हमने ये बड़ी उपलब्धि हमें मिली है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि नवरत्ना का स्टेटस भारत सरकार बहुत आसानी से नहीं देती है. तो एक ब्रांड इमेज एक इंडस्ट्री में, एक इकोनॉमी में बन के आती है, एक छवि उभर के आती है, उसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमको फंक्शनल और फाइनेंशियल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं उनमें हमें उसके थ्रू हमको हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो पावर्स होती हैं वो बेहतर होती हैं, जिससे कि हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, थोड़े से बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं. तो सर्टेनली नवरत्ना स्टेटस से रेलटेल एज ए कंपनी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा. और हमारे चूँकि हम लोग एक लिस्टेड कंपनी भी हैं, तो वहाँ भी हमारे कंप्लायंसेस और हमारी एक जिम्मेदारी होती है. उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हम जो बिज़नेस डिसीजंस लेंगे, उन बिज़नेस डिसीजंस को लेने में नवरत्ना स्टेटस से हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा. तो और नेचुरली चूँकि हम लोग एज ए डिजिटल इनेबलर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत की एक बहुत ही अहम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक 10 साल पहले यात्रा शुरू हुई थी, उसमें हम हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें डिजिटल इंडिया जो यूपीआई और जो भी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, उसमें रेलटेल ने जो योगदान किया है उसको हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मेरा अगला सवाल सर से है. सर, प्रसार भारती है, जैसे हमने बोला, दे वर द पायनियर. मतलब उन्होंने हमें पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी, और फिर आज हम फ्री डिश, उसके बाद HD
channels और आज Waves OTT launch हो चुका है. तो first of all, congratulate you for launching Waves OTT. मतलब this is a great moment for all of us. Sir, what do you think? What consumer is thinking? And being a government enterprise, how Prasar Bharati is thinking about tapping every user across every screen. तो Waves is more about tapping a user on a digital screen. So आपकी क्या राय है कि कंज्यूमर की क्या सोच होती है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? Thank you, Amir. My view on this is actually not a technology-driven view, but rather a mandate-driven view. Prasar Bharati as an organization has been established under an act of the Parliament, and the erstwhile media units of the ministry, Doordarshan and Akashvani, were then merged into Prasar Bharati. As the Prasar Bharati Act says very clearly, that Prasar Bharati is the designated public service broadcaster, and its role through its media units is that of informing, educating, and entertaining the audience. So whatever we do is driven primarily by this objective, that in a very, very simple sense, we are required by law, actually, mandated by the law, to reach every citizen in the country and to provide them information about various things that are happening in the country as well as around the world. And entertainment is a part of it, but yes, the news and the information and the other related aspects are an equally important element. Now, when we look at the technology part of it, technology serves as the medium, as the enabler for doing so. So, from the time that these media units were originally established, Akashvani was way back in the 1930s, and late 50s is when Doordarshan first came about. So, at that time, they were cutting-edge technologies. Your medium wave transmission, your short wave transmission, your very, very limited terrestrial television transmission. They were cutting edge technologies for their times. And then as technology evolved, the Prasar Bharati's units then subsequently adopted those technologies to stay ahead of the technology curve. So you have FM transmission coming in, you have color transmission coming in, you have HD transmission, you have satellite enabled transmission, and so on and so forth. Now, over the last 10 to 15 years, we've seen that digital has gradually become actually the predominant mode of content consumption. The Gartner report of, I think, 2012 or 13 said that the content consumption over, or rather the data consumption over the mobile devices had for the first time exceeded the data consumption over broadband over desktops and other fixed devices. So, the consumer's preference is becoming gradually more and more clear. We see that social media platforms, digital content sharing platforms are becoming gradually more and more important. It's also reflected in the digital revenues, the revenues that are being deployed by various companies for their advertising and other purposes. So, if you put these two things together, then it is possibly a no-brainer that Prasar Bharati must be present on digital, because the greatest part of the audience has now moved on to digital. Now, it's not to say that Prasar Bharati was not there in digital. We had our YouTube channels, we had social media handles, and so on and so forth. But as a consolidated place where we are able to put out our information, put out our entertainment programs, put out our informative news and other elements, so OTT was a logical answer. So therefore, if you look at the way that we've moved along with the technology, we've always tried to either introduce the latest technology to the audience or also ensure that we are present where the audience is present. So that's that. So I think this is a very, there are also people sitting from the industry and CEOs and founders of OTT platforms. And as he rightly said that being a content creator and a storyteller, everybody should think from a consumer perspective that we all need to be present in every screen where the consumer is present.
So taking down to that question to sir again, sir, RailTel Corporation of India and your company Railwire Broadband is one of the leading broadband company in the country, and uh, with more than 500,000 customers now. How do you feel, sir, your association with Waves app coming on to the offering of Railwire Broadband? And how do you feel has a broadband company, has a telecom company, what the consumer should think or what the consumer should want? How do you look at it? हाँ, सो सबसे पहले मैं प्रसार भारती और गौरव द्विवेदी साहब को बधाई देता हूँ कि ये जो OTT का एक इनिशिएटिव लेके उसको लॉन्च किया 20 नवंबर को, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और रेलटेल को भी गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि हम लोग इसके लिए हम लोग पीछे से काम कर रहे थे प्रसार भारती के बैकएंड में, तो हम रेलटेल टीम को भी बधाई देते हैं, प्रसार भारती टीम को भी बधाई देते हैं। दूरदर्शन, हम लोग जब अपने बचपन में दूरदर्शन ही एक माध्यम होता था, और एक्चुअली अभी भी देश के दूर दराज कोनों में, रिमोट और रूरल एरियाज़ में, इसीलिए हम लोग इसको डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, ना तो वहाँ पर डिवाइसेस हैं, टेलीविज़न सेट्स ही होते थे, अब वहाँ पे ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ की ज़रूरत है। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन प्लस जो स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन में भी हमने देखा है पिछले कुछ समय में अच्छा खासा एक तो इंडिया में बनने, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में शुरू हुई है और एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, तो अब शहरों से निकल के वो रूरल और रिमोट एरियाज़ में पहुंच रहे हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन और कंटेंट दोनों की ज़रूरत है, तो कनेक्टिविटी का काम रेलटेल करेगी। हमारे जो करीब अगर हम देखें तो करीब 1 लाख विलेज पंचायत्स को हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो टच करता है। उसमें से हमने करीब अभी तक करीब 17,000 विलेज पंचायत्स को हमने रेल वायर के थ्रू पहुंचाया है, और इसे हम और आगे लेके जाएंगे। लेकिन दूसरा जो पार्ट है कंटेंट, क्योंकि वहाँ पे रेलेवेंट कंटेंट भी होना चाहिए। कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे कंटेंट नहीं होने के कारण लोग ब्रॉडबैंड या उस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं। तो जो दूरदर्शन के जो कंटेंट है, दे आर एक्चुअली मोर रेलेवेंट टू दोज पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर है या जो क्राफ्ट्स हैं या रिलेटेड फिशरी एक्टिविटी, विलेज में बहुत सारे जो उनके अपने साधन हैं जीवन यापन के, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो दूरदर्शन से अच्छा मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई दूसरी एजेंसी है। प्रसार भारती, जिसको हम दूरदर्शन पहले बोलते थे, प्रसार भारती, चूँकि उनका मोटिव रेवेन्यू अर्न करना केवल नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट है, सॉइल टेस्टिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं, प्लस एंटरटेनमेंट है वहाँ के लोगों के लिए जो उनको पसंद आएगा। क्योंकि अगर आप देखें जो कॉमर्शियल OTT चैनल्स हैं, उनका जो कंटेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारे रूरल मासेस हैं उनको एक्सेप्ट भी होगा। तो और वो कंटेंट जो कि पिछले 30, 35, 40 सालों से क्रिएट हुआ है, आर्काइवल्स में था, उसको इस OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू, वेव के थ्रू जब मिलेगा, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि डिजिटल इनेबलर होने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन ये होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद जब वो से जुड़ेंगे तो फिर बाकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, चाहे वो UPI रिलेटेड है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लाइक उनको सपोज कृषि में इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो फिर उन डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल करने का भी कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रसार भारती के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को धन्य पाते हैं, और प्लेबॉक्स टीवी ने जो एक इंटीग्रेशन का एक प्लेटफॉर्म है इनका, वो इसको हमें मदद करेगा हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू, रेल वायर कनेक्शंस के थ्रू। तो एक ये महत्वपूर्ण दिन मैं समझता हूँ आज है, जब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं थ्रू फ्रीडम प्लान, जिसके बारे में बाद में बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर ने मेरे दिमाग में सारी जितनी बातें थी एक ही चीज़ में बोल दी। सो मेरा एक सवाल सर आपसे है, और उसके बाद हम फ्रीडम प्लान पे आते हैं। सर, बीइंग अ प्रसार भारती CEO,
what is your vision right now? Now you have launched, you have seen the whole journey. जैसे इंडिया की जर्नी रही है, मेरे को लगता है इंडिया इज ऑल्सो अ स्टार्टअप. I feel India was also a startup when it was got independence in 1947. And from those days till today, you have from terrestrial cable to dish and now OTT. What next, sir? What is your thought process? The only thing about technology is that it's very difficult to predict where it is going to take us in the next 3 to 5 years. मतलब इतने ज़्यादा लोग उसमें जितने predictions करते हैं, the only uniformity about all technology related predictions is that all of them go wrong. I think barring Moore's law, मुझे नहीं ध्यान पड़ता कोई ऐसा technology prediction है जो समय के साथ में जो है the one which has stood the test of time. So again, my point here is that the objective essentially is not technology. Technology is a medium, technology is an enabler. And what we need to do is to ensure that we always have the appropriate mechanisms to be able to reach out to all the citizens in India, and through digital also possibly to everybody around the world who is interested in India, you know, whether these are Indian people who have settled abroad or even people outside of India who are looking towards India for any reason, चाहे वो business के लिए हो, चाहे tourism के लिए हो, चाहे वो व्यापार, you know, आपके health services के लिए हो. इस तरह की करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जिनका कि किसी न किसी रूप में भारत के प्रति एक रुझान है, जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं. तो हमारा सबका रोल इनफैक्ट केवल प्रसार भारती का एक विज़न नहीं है, बल्कि एक जो ओवरऑल ओवरआर्चिंग जो डिजिटल इंडिया का विज़न है, जिसके बारे में अभी संजय साहब ने भी बताया कि विज़न ये है कि किस प्रकार से हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उस आखिरी व्यक्ति को हर वो चीज़ वहीं उसके घर में, उसके गांव में मुहैया करा पाएँ जिसकी कि उसे आवश्यकता है. वो फालतू में लोगों को आकर के जो है वो ज़िले के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, तहसील के लिए चक्कर ना काटने पड़े, वहाँ स्टेट हेडक्वार्टर में आकर के लोगों को लाइन में लग खड़ा होना पड़े. अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी जो है वो लोगों को मिल जाए, जो हम उसके लिए एक माध्यम बन सकते हैं. लोगों को अगर इंटरनेट चाहिए, लोगों को यदि सर्विसेज चाहिए, तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं जो गांव-गांव में आज की तारीख में स्थापित हो चुके हैं, जिसके माध्यम से लोगों को सेवाएं मिल रही हैं. नेटवर्क का जो एक्सपेंशन है, चाहे वो मोबाइल कंपनीज कर रही हों या फिर जैसे रेलटेल के माध्यम से जो है वो गांव-गांव में वो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. और इसके साथ ही वो डिजिटल इंडिया के अंदर जो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है. एक तरफ जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपका एक बहुत अहम रोल है. उसके साथ में वो डिवाइसेस जिनके साथ में कि लोग जिनसे कि इंटरनेट को या सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे टैबलेट्स हों, चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे कनेक्टेड टीवीज़ हों. इसके अलावा जो एजुकेशन वाला पार्ट है, जिसके अंदर में वो डिजिटल एजुकेशन लोगों को होनी चाहिए, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, जिसके ऊपर में अलग से सरकार काम कर रही है. डिवाइसेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए वो PLI के ऊपर में काफ़ी जोर दिया गया है. आपने देखा अभी हाल फिलहाल लास्ट वीक या 10 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि जो है इंडिया इज़ नाउ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. एक ज़माना अभी चंद साल पहले की बात है कि 90% से अधिक मोबाइल जो यहाँ पे इंपोर्ट होते थे, एंड टुडे इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल. Very proud moment for us. It's absolutely a very proud moment, and I think a lot of the credit goes to the entrepreneurs who have been extremely quick on the uptake. उनको जैसे ही जहाँ पर जो एक मौका मिला, जो समस्याएं थीं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया गया. जो सपोर्ट देना है वो PLI और दूसरी योजनाओं के माध्यम से दिया गया. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइसेस, लिटरेसी, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ पैकेज लोगों के पास में पहुंच रही हैं. और इसीलिए मैं समझता हूं कि डिजिटल इंडिया की जो विज़न है, जो कि वो 1 जुलाई 2015 को जो अनवेल की गई थी, वो इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है. और उसी रफ्तार में एक छोटा सा जो रोल है वो हमारा भी है कि हम लोगों तक जानकारियाँ पहुंचा सकें. हम उनको अपने घर में बैठे जो है या अपने हाथ में स्क्रीन के ऊपर में वो जो भी कुछ देखना जानना चाहते हैं वो उनको वहाँ पर उसके बारे में हम बता सकें. एंड आई एम इक्वली प्राउड, लाइक संजय साहब सेड जस्ट नाउ, that we are all agencies within the larger public service ecosystem, and I think it's a great thing that all of us are working together towards achieving a larger goal that has been set by the government of India. Fantastic, sir. Fantastic. I also want to appreciate
being two senior dignitaries from the government bodies and collaborating with a private company. And this shows that we all are thinking about collaboration, and that is the only way forward. So, anybody here wants to have any question to open for the senior dignitary about anything? Anybody? मैं संजय जी से पूछना चाहूँगा, आपने बोला कि ब्रॉडबैंड की जो नेटवर्क वर्किंग है उसको गांव के छोटे जगह पहुंचाने के लिए जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं वो दूसरी जगह कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगी सर? जो और OTT फैक्टर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म हैं, वो ना देख करके वो जो दूसरे ब्रांड हैं वो उस तरफ कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन हम जो हमारा एक फैब्रिक है एज ए नेशन और जो हमारी संस्कृति है, हम अगर उस संस्कृति की बात करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो हमारी जड़ें हैं इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि हम उन मूल्यों और उन संस्कृति के उन बेसिक चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं उसी कल्चर की बात कर रहा था, उसी संस्कृति की बात कर रहा था जी। तो अब ये तो कयास है जो आपने बोला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो धरोहर और जो हमारी एक विरासत है वो हमें ऐसा करने नहीं देगी। हमारे देश के साथ किसी इस तरह का जो हमारे मूल्य हैं उनको हम बनाए रखेंगे। और आपका कहना ठीक है, हम OTT को अगर हम दूर दराज एरिया में, रूरल एरियाज में लेके जाएंगे तो एक डर है कि कहीं उसको ये प्रभावित ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेजेस हैं उनसे उनको वंचित रखें। लेकिन उसके साथ साथ हमें मे बी एक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उस तरफ, जिस तरह से हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें भी काफ़ी सारे आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किए हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस चीज़ को रोकने में कामयाब होगी, मूल्यों में ह्रास ना हो सके जिससे। Thank you, sir. So, Gaurav sir, let's Freedom Plan. So, Freedom Plan is the whole, we all have come together to launch one, and a lot of partner OTT platforms, dignitaries are also here to be part of this journey. So thank you so much having this conversation with me so that we can literally go and launch the Freedom Plan to the world. And it will be accessible to all RailTel 5 lakh subscribers after this event. And waves will literally create waves. That is what I hope for in the future. Thank you so much. Before we move on to the launch of Freedom Plan, to both of our guests of honors, thank you so much for gracing us. We would like to first felicitate. I would request Mr. Amar Malani, sir, to kindly go ahead. And one more round of applause for Shri Gaurav Dwivedi, sir. Thank you so much for joining us on this dialogue and for being here for the launch of Freedom Plan.